हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस अभ्यास। हम आज अर्थक्वेक माइक्रो जोनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये टॉपिक जो है माइक्रो जोनेशन के ऊपर है, तो हम लोग थोड़ा अर्थक्वेक के बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थक्वेक होता क्या है? देखिए, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो शेकिंग ऑफ द अर्थ इज बेसिकली द अर्थक्वेक। ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि अर्थक्वेक का मतलब बताइए, तो सिंपल जो वाइब्रेशन है आपके अर्थ सरफेस पर, वो अर्थक्वेक होगा। और जहां पर कहीं पर भी वाइब्रेशन देखने को मिलता है अर्थ क्रस्ट पे, उसका बेसिक रीजन होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। कहीं से भी रिलीज ऑफ एनर्जी अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो अर्थक्वेक है। अब ये रिलीज ऑफ एनर्जी होगा कैसे? ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि रिलीज ऑफ एनर्जी होता कैसे है। ठीक है। फिलहाल ये शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस है, वो बेसिकली अर्थक्वेक वेव्स के वजह से होता है। ठीक है। जो वाइब्रेशन जो होगा वो बेसिकली सिस्मिक वेव्स की वजह से क्रिएट होता है। ठीक। तो जहां से एनर्जी निकल रही है उसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं। और जहां पर वो पहली बार स्ट्राइक करेगी अर्थ सरफेस पर, वो आपका जो होता है वो एपिसेंटर होता है। हाइपोसेंटर को फोकस भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये बात हमें मालूम चल गई। अब मैंने आपको बताया कि इट्स रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी का मैग्नीट्यूड भी हमें पता होना चाहिए, तो इसे हम रिक्टर स्केल में नापते हैं। ठीक है। और ये नॉर्मली 0 से 10 यूनिट तक होता है और ये लॉगरिथमिक स्केल होता है। अगर आपका एक रिक्टर स्केल में इंक्रीमेंट है, इसका मतलब 10 टाइम्स एनर्जी ज़्यादा रिलीज हुई है। ठीक है, एक नॉर्मल टेक्निकल सा बात है। इसको बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ये लॉगरिथमिक स्केल है। बाकी अगर आप बात करें तो अब चूंकि शेकिंग ऑफ अर्थ है तो डिस्ट्रक्शन भी होगा, विनाश भी होगा। तो ये विनाश कितना आया है, ठीक है, वो मर्कली स्केल से नापा जाता है कि वो विजिबल डैमेज कितना दिखाई दे रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हाई एनर्जी है तो ज़्यादा ही नुकसान होगा। हो सकता है कम एनर्जी पे भी ज़्यादा नुकसान हो जाए, ज़्यादा लॉस हो जाए। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ओवरलाइंग स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, कैसे बिल्डिंग बन रहे हैं आपके यहाँ। तो मर्कली स्केल कंप्लीटली एंथ्रोपोजेनिक है, समझ में आ गया। और इसका जो है 1 से 12 तक हम लोग मेजर करते हैं। ठीक। तो नॉर्मली अगर हमें कोई पूछे कि अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है, तो हमें सिंपल सा ना एक थ्योरी होती है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ठीक है, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। इस थ्योरी के थ्रू हमें समझाना चाहिए। ठीक है। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक पत्थर है, ठीक, कोई भी स्टोन है, आपने उसमें बेसिकली लोड लगा दिया, ओवरलाइंग लोड लगा दिया। जब ये ओवरलाइंग लोड लगता है इसके ऊपर, तो बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि अर्थ जो होता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी का होता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो वो क्या करता है, वो हल्का सा बेंड हो जाता है। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हमें तो लगता है कि जो स्टोन होता है या रॉक होता है ये बेसिकली प्लास्टिक होता है, इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होती। ये आपका मानना एकदम गलत है। जो स्टोन होता है वो इलास्टिक होता है, बस एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी होगी, फोर्स ज़्यादा लगाना होगा उसे बेंड करने के लिए। तो ये समझ लो जैसे कैटापल्ट होता है ना, हम उसे खींचते हैं, वैसे ही जब हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो अर्थ जो आपका रॉक सिस्टम होता है वो बेंड कर जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो बेंड है ये इसमें एनर्जी स्टोर रहती है, क्योंकि ये बेंड हो गया है। तो अब एक समय ऐसा आता है जब ये रॉक फॉल्ट में जनरेट हो जाता है, रॉक टूट जाता है, तो ये एनर्जी रिलीज होती है। तो जहां पर ये रॉक टूटा, ये बेसिकली आपका हाइपोसेंटर, इसे हम फोकस कहते हैं। और जहां पर ये इमीडिएटली अर्थ सरफेस पर स्ट्राइक किया वो उसका एपिसेंटर कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, देयर इज अ फॉल्ट जनरेटेड ओवर हियर, तो ये फोकस माना जाएगा ना, फॉल्ट जनरेट हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो एपिसेंटर होगा। ठीक है। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स नजर आएगी। ठीक है, यही वेव जो है आपको अर्थक्वेक करवाएगी। तो ये हमने बेसिक जानकारी अर्थक्वेक के बारे में लिया। अर्थक्वेक किसी भी कारण से हो सकता है, वो रिजर्वायर की वजह से भी हो सकता है कि रिजर्वायर का में पानी का वेट जो था वो बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से लग गया, या हो सकता है किसी ने न्यूक्लियर टेस्टिंग कर दी हो, या हो सकता है लैंडस्लाइड हो गया हो। तो किसी भी वजह से आपका जो है अर्थक्वेक हो सकता है। अब चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये अर्थक्वेक जोन क्या है, तभी तो हम जानेंगे कि माइक्रो जोनेशन क्या होता है। तो हमारे यहाँ जो है बेसिकली पूरे के पूरे इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो आप एक नॉर्मल लॉ जानिए कि जो हिमालय के पास वाले रीजन्स होंगे वो हमेशा
हाई सिस्मिक जोन्स होंगे क्योंकि हिमालय के पास वाले हैं और हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है, तो यहाँ पर सिस्मिसिटी आने की चांसेस हैं। अभी भी दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, ठीक है, कन्वर्जन प्लेट है, तो यहाँ पर अक्सर सिस्मिसिटी आ सकता है। और सबसे बड़ा कारण आपको पता है अर्थक्वेक का प्लेट टेक्टोनिक्स ही है। जहाँ पर आपके कन्वर्जन प्लेट्स होंगे वहाँ पे आपको देखिएगा बेनी ऑफ जोन बनता है और वहाँ पर सिस्मिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पर क्रिस्टल क्रम्बिंग होता है, रॉक का टूटता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली जो आपका हिमालयाज है उसके पास वाले रीजन में आपको बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। तो देखिए रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये जोन 5 के रीजन है, ठीक है। अब जस्ट उसके बाद वाला रीजन जो होगा वो जोन 4 होगा। देखिए ये जो रीजन आपके नजर आ रहे हैं हिमालय के जस्ट पास वाले, फिर उसके बाद आपका जो होगा वो जोन 3 होगा। कुछ कुछ जैसे अरावली वाला रीजन हो गया, कुछ पेनिनसुला वाले रीजन हो गए, और कुछ जो होंगे आप जैसे ये चीजें आपको जो है जोन 3 में आपके आ रहा है, ये सब रीजन है ना, ये सब चीजें जोन 3 में आ रहा है। अब कुछ पेनिनसुला के जो स्टेबलाइज रीजन है वो जोन 2 में आ रहा है, ये जोन 2 है। और ये जो आपको येलो कलर में नजर आ रहा है वो जोन 3 है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न घाट वाले रीजन हो गए, ईस्टर्न घाट वाले रीजन हो गए, ये सब जोन 3 में आते हैं। जोन 2 में आपके स्टेबलाइज अरावली वाले जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो आता है। तो अगर हम लोग इस अर्थक्वेक जोन्स को देखें तो ब्रॉडली इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जोन 5 जिसे हम वेरी सीवियर इंटेंसिटी जोन कहते हैं, जो भारत का करीब करीब 10.79% हिस्सा है। आपको बता दूं मैं कि ये हमेशा हिमालय के पास वाले जोन होंगे, तो ये बेसिकली आपको माउंटेनियस रीजन्स होंगे, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया, जम्मू कश्मीर अगेन हिमालयास, हिमाचल प्रदेश अगेन हिमालयास, उत्तराखंड अगेन हिमालयास। इसके बाद अगर हम बात करें अंडमान निकोबार में बर्मीज हिमालयास है। रन ऑफ कच्छ में एक एंशियंट फॉल्ट लाइन है जो इमर्ज कर जाता है, इसके वजह से भुज में कई बार आपको जो है अर्थक्वेक देखने को मिला है। बिहार रीजन में भी देखने को मिला है, ये फुटहिल्स है बिहार का नदन पार्ट, तो यहाँ पर आपको जो है जोन 5 का रीजन पड़ता है। अगर हम जोन 4 की बात करें तो 17.49% एरिया इंडिया का जो है वो जोन 4 में है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मैंने कहा था कि जो हिमालय के जस्ट बाद वाला रीजन जो होगा वो होगा। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, आपको पता है कि 2016 में बेसिकली कई सारे सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स आए थे, 2019 में अर्थक्वेक्स आए थे। उसके बाद सिक्किम है आपका, और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आपका गुजरात वाला एरिया है, महाराष्ट्र वाला एरिया है, और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ राजस्थान वाला एरिया है। जोन 3 जो होता है वो मॉडरेट इंटेंसिटी जोन होता है, इसमें 30.79% एरिया कवर करता है। गोवा है, केरला है, लक्षद्वीप है, उत्तर प्रदेश का रिमेनिंग पार्ट है, गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, पहाड़ पंजाब है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये पेनिनसुला वाले इंडिया हो गए। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जोन 3 में आ जाएंगे। जोन 2 में तो जिसमें बिल्कुल कम इंटेंसिटी होती है, ये भी अगेन पेनिनसुला चूंकि हमारा एक शील्ड है और कई सालों से वो स्टेबल रहा है, इसीलिए वो लो इंटेंसिटी जोन में आता है। 40.93% है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप अगर इस सिस्मिक जोन्स को मतलब उसके एरिया वाइज करें, तो सबसे ज़्यादा एरिया जोन 2 में आता है, उसके बाद जोन 3, उसके बाद जोन 4, जोन 5। जो वेरी सीवियर इंटेंसिटी वाला जोन है वो कम है। समझ में आ रहा है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर व्हाट अबाउट जोन 1, जोन 1 क्या है आपको बताइए, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है जोन 1 क्या है, तो एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दो कि 1993 में महाराष्ट्र के किल्लारी रीजन में अर्थक्वेक आया था। तो फिर उस अर्थक्वेक के बेसिस पर सिस्मिक जोनिंग मैप को रिवाइज किया गया। उसके बेसिस पर जोन 1 वाला जो रीजन था उसे जोन 2 में ही मर्ज कर दिया गया। अब जोन 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसे जोन 2 में मर्ज कर दिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बहुत कम लोगों को पता है। आप नेट पे भी ढूंढेंगे तो ये बात आपको नहीं मिलेगी। समझ में आ गया आपको। तो बेसिकली जोन 1 को जोन 2 में डिवाइड कर दिया गया। अगर कुछ सिटीज के बारे में बात करें, जैसे दिल्ली है वो बेसिकली आपका जोन 4 में आता है, अहमदाबाद है वो आपको जोन 3 में आता है, कोलकाता जो है वो बॉर्डर पे आता है आप जोन बेसिकली 4 और 3 के, ठीक है। मुंबई जो है वो आपको जोन 3 वाले बेल्ट में आता है, चेन्नई जोन 3 में आता है, ठीक है। तो ये सिटीज के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से माइक्रोजोनेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बिफोर हम सिस्मिक माइक्रोजोनेशन पर जाएं, हम थोड़ी सी बात एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर एक बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, इसको हम NCS भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के की एक एजेंसी है
इसका काम ही यही है कि वो मॉनिटर करे अर्थक्वेक को अराउंड द कंट्री। एनसीएस जो होते हैं वो कई सारी लेबोरेटरीज, नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क बनाया हुआ है, इसमें 115 लेबोरेटरीज हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर फैले हुए हैं। अब ये होता क्या है सुनिए, ये जो आपके एनसीएस होते हैं ये बेसिकली डेटा सिस्मोग्राम के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कहाँ पे कौन सा अर्थक्वेक आया, कितने इंटेंसिटी का है, और फिर जब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो तुरंत वो सेंट्रल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है उनको बता देते हैं कि देखिए ऐसा है, दिल्ली में अर्थक्वेक आया है या मैंगलोर में आया है, ठीक है। तो तुरंत ये लोग क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और इसके लिए एडिक्वेट मेजर मिटिगेशन मेजर्स लेते हैं कि भाई अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है। तो इस चीज को और एक्टिव करने के लिए और लॉस को कम करने के लिए सिस्मिक माइक्रोजोनेशन का कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं ऑलरेडी आपको सिस्मिक जोन्स पढ़ा चुका हूँ। अब इस जोन्स में भी कई सारे ऐसे अर्बन सेंटर्स हैं जहां पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, हाई डेंसिटी ऑफ बिल्डिंग होने की वजह से, लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो हम लोग फर्दर इसका माइक्रो डोनेशन करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक्चुअली क्या किया है कि जो सिटीज़ ऑफ इंडिया है जिनका पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा है, उनको इन्होंने कहा है कि हम एक बेटर मैनेजमेंट कर सके, बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट कर सके और उसके का मैनेजमेंट कर सके। इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि जिनका 5 लाख का से ज्यादा पॉपुलेशन है जिन सिटीज का, उनको हम फर्दर माइक्रो जनरेशन करेंगे कि कौन ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, कौन कम प्रोन है। समझ में आ रहा है? पर्पस क्या है? टू जनरेट इनपुट लेना है ताकि हम अर्थक्वेक रिस्क रेजिलियंट बिल्डिंग बना सकें, स्ट्रक्चर्स बना सकें। अब जैसे मुझे लगा कि मान लीजिए दिल्ली का जो सेंट्रल दिल्ली है वो ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो भी बिल्डिंग्स बनेंगी उनमें ये कंस्ट्रक्शन होना चाहिए ताकि अर्थक्वेक रेजिलियंट बन सके। समझ में आ गया आपको? ये मेन फंडा है। उसको मिटिगेट कैसे किया जा सके, उसको रिड्यूस कैसे किया जा सके, इस अर्थक्वेक शेकिंग को कम कैसे किया सके, मिनिमाइज कैसे किया जा सके डैमेज को, कैसे वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ को रोका जा सके, कैसे उसकी अर्बन प्लानिंग को ठीक किया जा सके। तो फंडा यही है कि पहले तो अर्थक्वेक जोन हो चुका है, सिस्मिक जोन हो चुका है, अब उस जोन के में भी कई सारे ऐसी सिटीज हैं जिनका 5 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, उनका फर्दर माइक्रो डोनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यही इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि सिस्मिक हजार्ड माइक्रो डोनेशन हम एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो सिस्मिक माइक्रो डोनेशन जो है ये प्रोसेस है जिसमें हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरिया को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। स्पेशली हम सिटीज पर ये बात ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अर्बन प्लानिंग पर। अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है या जीएस में आपका ज्योग्राफी वाला टॉपिक आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 में है, अगर आपको अर्बन प्लानिंग या फिर अर्थक्वेक मैनेजमेंट की बात करी जाती है तो उसमें अगर हम लोग सिस्मिक हजार्ड माइक्रो डोनेशन की बात अगर कर दें तो सर जी हमारा समझ लीजिए कि 2 से 3 नंबर बढ़ जाना है, ये बात आप समझ लीजिए। तो जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं उनको फर्दर डिवाइड करने की बात की गई है। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखिएगा। अभी किस बेसिस पर, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर ये डिवाइड किया जा रहा है, तो वो है आपका जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जियोलॉजिकल ऑफ कोर्स जो अर्थ के अंदर वाले जो फेनोमेनाज होंगे या उसका जो रॉक सिस्टम होगा उसी के बेसिस पर हम ये माइक्रोजोनेशन करेंगे। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये सिस्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन कर रहे हैं। कितना ग्राउंड शेक कर रहा है, क्या लैंडस्लाइड होने की पॉसिबिलिटी है, क्या वहाँ पर लिक्विफैक्शन हो जाएगा रॉक सिस्टम का, क्या वहाँ पर रॉक फॉल कितना ज़्यादा होगा, क्या उसकी वजह से क्या फ्लडिंग हो सकता है, फ्लडिंग के वजह से, अर्थक्वेक की वजह से क्या कोई फ्लडिंग होने के चांसेस आपको लग रहे हैं, क्या आपको इन सब के वजह से ससेप्टेबिलिटी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन सभी के बेसिस पर हम बेसिकली माइक्रोजोनेशन कर रहे हैं। अगर हमने ये डिवीजन कर दिया तो हम एक बेटर मिटिगेशन मेजर्स कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे बेनिफिट हम गेन कर सकते हैं। तो यही माइक्रोजोनेशन का हमारा बेनिफिट है। हमें बेसिकली जोन के अंदर फर्दर सब डिवीजन करना है ऑन द बेसिस ऑफ अर्थक्वेक इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड, और इस माइक्रोजोनेशन के बेसिस पर हम मिनिमाइज कर सकते हैं अपने लॉसेस को। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द माइक्रोजोनेशन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया आपको? अगर हम बात करें माइक्रोजोनेशन ऑफ इंडिया में कि कहाँ कहाँ ये माइक्रोजोनेशन हुआ है, तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि स्टेट ऑफ सिक्किम में माइक्रोजोनेशन किया गया है। इसके अलावा 8 सिटीज हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी, जबलपुर, देहरादून, अहमदाबाद एंड गांधीधाम। इन सभी जगहों पर जो है बेसिकली माइक्रो डोनेशन किया गया है, ठीक है। ये एक प्रीलिम्स का इंफॉर्मेशन हो सकता है। अच्छा, हम किससे इंस्पायर्ड है माइक्रो डोनेशन के लिए? तो हम बेसिकली जापान से इंस्पायर्ड है।
जापान इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोजोनेशन टेक्निक, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं वो माइक्रोजोनेशन लॉस के बेसिस पर किया जा रहा है। तो चूंकि इन्होंने माइक्रोजोनेशन के बेसिस पर एक रेजिलियंस क्रिएट कर दिया है, एक रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया है, और जिसकी वजह से उन्होंने लॉसेस कम कर दिए हैं। इसी से हम लोग इंस्पायर्ड। और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको पता है कि जो जापान है वो बेसिकली ओशन सबमर्जेंस का एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल है। उसी कन्वर्जेंस पर आइलैंड आर्क बना है, और आइलैंड आर्क ही है बेसिकली जापान। तो यहाँ पर सिस्मिसिटी एक आम बात है, तो हम इनसे सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम सिस्मिसिटी से लड़ सकते हैं इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये तो चलिए माइक्रोजोनेशन की बात हो गई, लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का एक और काम है कि वो रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन चलाए, ड्रिल कराए कि भैया लोग करना क्या है जब अर्थक्वेक आएगा। तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लोग जो हैं बिल्डिंग में वल्नरेबल स्पॉट पर देखे जाते हैं। जब आपका अर्थक्वेक आता है, यू ट्राई टू लीव योर बिल्डिंग एज सुन एज पॉसिबल, किसी ओपन ग्राउंड में आप चले जाइए। तो सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू इस टाइप के अवेयरनेस फैलाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे इंस्टीट्यूशन जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ मिलकर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है, ताकि अर्थक्वेक रिस्क रेजिलियंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट किया जा सके और लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। ऐसे सर्कुलेशंस वो ऑल इंडिया लेवल पर जो है बेसिकली जो है बेसिकली सर्कुलेट करते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर अर्थक्वेक एंड सिस्मिसिटी रिलेटेड थिंग्स। सिस्मिक माइक्रोजोनेशन के बारे में हमने पढ़ा, सिस्मिक जोन्स के बारे में पढ़ा। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को अगर आपको देखना है तो आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे फॉलो करें आप अनअकैडमी पे भी, और एट द सेम टाइम आप मुझे जो है आप यहाँ पर भी आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।